सच में इजिप्ट हमारे प्लेनेट पर एक बहुत ही रिमार्केबल जगह पर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पर है। आप देखो, ज्यादातर कंट्री नॉर्थ अफ्रीका में है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा साइनाई पेनिनसुला एशिया में है। इससे इजिप्ट एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल नेशन बनता है, काफी यूनिक। इस खास पोजीशन ने इसकी लंबी हिस्ट्री पर असर डाला है। ये हमेशा से लोगों के बीच एक ब्रिज रहा है। कल्चर्स यहाँ सदियों से मिलते और घुलते मिलते रहे हैं। एक एडवेंचर शुरू करने के लिए कितनी फैसिनेटिंग जगह है। रिवर नाइल तो इजिप्ट की जान है। ये एक शानदार रिवर है, अफ्रीका की सबसे लंबी। ये शान से नॉर्थ की तरफ इस जमीन से होकर बहती है। ये आसपास के डेजर्ट के बीच में एक हरी भरी वैली बनाती है। नाइल के बिना पुराना इजिप्ट हो ही नहीं सकता था। ये पीने के लिए और फसलों के लिए पानी देती थी। हर साल आने वाली बारह अपने साथ उपजाऊ मिट्टी सिल्ट लाती थी। ये काली मिट्टी, या जिसे वो केमेट कहते थे, बहुत कीमती थी। इसकी वजह से खेती खूब फलती फूलती थी। इजिप्ट के पास दो बड़े सीज पर शानदार कोस्टलाइंस भी हैं। नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है। इसने इजिप्ट को यूरोप और लेवेंट से जोड़ा है। ईस्ट में आपको रेड सी मिलेगा। इससे अरेबिया और आगे ईस्ट की तरफ जाने के रास्ते मिले। ये सीज ट्रेड के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं। इनसे नया सामान और दिलचस्प आइडियाज आए। आज सुएज कैनल, जो इंसानों का बनाया हुआ एक अजूबा है, इन दोनों सीज को जोड़ता है। ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग लेन्स में से एक है। इजिप्ट का क्लाइमेट ज्यादातर गर्म और सूखा होता है। बड़े बड़े इलाके सहारा डेजर्ट से ढके हुए हैं। यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, सच में कभी कभार ही होती है। इन सूखे हिस्सों में लाइफ काफी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन मेडिटेरेनियन कोस्ट के पास मौसम थोड़ा ठीक रहता है। यहाँ मौसम ज्यादा टेम्परेट रहता है और सर्दियों में थोड़ी बारिश भी होती है। इस अलग अलग क्लाइमेट ने तय किया है कि लोग कहाँ रहेंगे। ये भी तय करता है कि इस पुरानी जमीन पर किस तरह की खेती हो सकती है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन की स्टोरी हजारों साल पहले शुरू हुई थी। लोग फर्टाइल नाइल वैली के किनारे बसना शुरू हुए। उन्हें पता चला कि क्रॉप्स को इफेक्टिवली कैसे उगाना है। ये ह्यूमन काइंड के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था। व्हीट और बार्ली पहले कल्टीवेट किए गए प्लांट्स में से थे। इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से कम्युनिटीज ग्रो कर पाई। वो एक ही जगह रह सकते थे, विलेजेस बसाते हुए। ये एक ग्रेट सोसाइटी की बिल्कुल शुरुआती झलकियां थीं। ये वाकई सोचने वाली बात है। एंशिएंट इजिप्ट के सबसे इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स में से एक थी राइटिंग। उन्होंने एक ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट डेवलप की, जिसे हायरोग्लिफ्स कहते हैं। ये इंट्रिकेट पिक्चर सिंबल्स थे जो मीनिंग से भरे हुए थे। स्टेट को चलाने के लिए राइटिंग बहुत वाइटल थी। इससे रिकॉर्ड्स रखने और रिसोर्सेज मैनेज करने में हेल्प मिली। प्रिस्ट्स इसे रिलीजियस टेक्स्ट्स के लिए यूज करते थे। स्क्राइब्स पेपिरस पर भी लिखते थे, जो एक तरह का पेपर था। ये नाइल के किनारे उगने वाले रीड्स से बनता था। अपने टाइम के हिसाब से यह सचमुच एक इंजीनियस इन्वेंशन था। ऑफ कोर्स, एंशिएंट इजिप्ट की बात हो और पिरामिड्स का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कोलोसल स्ट्रक्चर्स तो बस ऑ इंस्पायरिंग है। ये pharaohs के लिए ग्रैंड टूम्स के तौर पर बनाए गए थे। एंशिएंट इजिप्शियंस के आफ्टर लाइफ को लेकर स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स थे। पिरामिड्स को रूलर की बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। उनमें उनकी आगे की जर्नी के लिए ट्रेजर्स भी रखे जाते थे। गीजा का ग्रेट पिरामिड सबसे फेमस है। ये रिमार्केबल इंजीनियरिंग स्किल दिखाता है। सोचकर हैरानी होती है कि उन्होंने ऐसे फीट्स कैसे मैनेज किए होंगे। इजिप्ट में गवर्नमेंट के अर्ली फॉर्म्स भी बनने लगे थे। इवेंचुअली ये लैंड एक सिंगल रूलर यानी फेरो के अंडर यूनाइट हो गया। फेरो सिर्फ एक किंग से कहीं ज्यादा था। उन्हें अर्थ पर गॉड माना जाता था। इस सेंट्रलाइज्ड पावर ने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प की। इससे पिरामिड बिल्डिंग जैसे मैसिव प्रोजेक्ट्स मुमकिन हो पाए। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन डेली लाइफ का एक सेंट्रल पार्ट था। प्रीस्ट्स का काफी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था। गॉड्स और गॉडेसेस की पूजा ग्रैंड टेम्पल्स में होती थी। यह स्ट्रक्चर हजारों सालों तक चला। एंशिएंट इजिप्ट की हिस्ट्री सच में बहुत लंबी है और कॉम्प्लेक्स। हिस्टोरियंस इसे अक्सर पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। ये हैं ओल्ड, मिडिल और न्यू किंगडम्स। हर एरा के अपने पावरफुल pharaohs थे। खुफू, हटशेप्सुट और रामेसेस द ग्रेट जैसे नामों के बारे में सोचो। वो अपने पीछे इनक्रेडिबल मॉन्यूमेंट्स और कहानियां छोड़ गए। बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। इससे ग्रीक इन्फ्लुएंस आया, जिसे टॉलेमिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। क्लियोपेट्रा इन रूलर्स में से आखिरी थी। फिर रोम ने कंट्रोल कर लिया। क्रिश्चियनिटी काफी पहले ही इजिप्ट में आ गया था। ये रोमन पीरियड के दौरान फैला 1st सेंचुरी AD में। अलेक्जेंड्रिया शहर एक मेजर सेंटर बन गया। ये इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन स्कॉलर्स और थियोलॉजियंस का घर था। कॉप्टिक क्रिश्चियनिटी यहीं डेवलप हुई, अपनी यूनिक ट्रेडिशंस के साथ।
ये इजिप्ट में एक सिग्निफिकेंट फेथ बना रहा। ये आज तक जारी है, इसकी गहरी जड़ों का सबूत। ये स्पिरिचुअल हेरिटेज इजिप्ट के रिच पास्ट में एक और लेयर जोड़ता है। ये इसके जर्नी का एक फैसिनेटिंग पार्ट है। 7वीं सेंचुरी एडी में एक और बड़ा चेंज हुआ। अरब आर्मीज आई और उन्होंने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। इससे इस जमीन पर इस्लाम आया। अरबिक लैंग्वेज भी काफी फैल गई। समय के साथ इस्लाम डोमिनेंट रिलीजन बन गया। कायरो शहर 969 एडी में बसाया गया था। ये एक शानदार इस्लामिक कैपिटल बन गया। ये लर्निंग, आर्ट और कल्चर का सेंटर था। फातिमिड्स और मामलुक्स जैसी डायनेस्टीज ने यहीं से रूल किया। वो अपने पीछे स्टनिंग मॉस्क्स और आर्किटेक्चर छोड़ गए। काफी बाद में 1517 में इजिप्ट ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया। ये एक प्रोविंस था जिस पर सदियों तक इस्तांबुल से शासन किया गया। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में एक एम्बिशियस लीडर सामने आया। उनका नाम मोहम्मद अली पाशा था। उन्होंने एक डायनेस्टी शुरू की और इजिप्ट को मॉडर्नाइज करना शुरू किया। उन्होंने मिलिट्री और एग्रीकल्चर में सुधार किया। बाद में 1882 में ब्रिटिश फोर्सेस ने देश पर कब्जा कर लिया। आखिर में इजिप्ट को 1922 में फॉर्मल इंडिपेंडेंस मिली। ये एक किंगडम बना, फिर 1953 में एक रिपब्लिक। इससे मॉडर्न इजिप्ट की शुरुआत हुई। आज अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट एक सिग्निफिकेंट नेशन है। इसका यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। करंट प्रेसिडेंट हैं अब्देल फताह एल सीसी। वो 2014 से ऑफिस में हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं मोस्ताफा मैडबुली। वो 109 मिलियन से ज्यादा लोगों के कंट्री को लीड करते हैं। कायरो जो बस्लिंग कैपिटल है, वो अफ्रीका की लार्जेस्ट सिटी है। ये एक वाइब्रेंट हब ऑफ एक्टिविटी है। अलेक्जेंड्रिया आज भी एक इंपॉर्टेंट पोर्ट और कल्चरल सेंटर है। इजिप्ट अपने रीजन में एक क्रूशियल रोल निभाता है। इसे नॉर्थ अफ्रीका में एक पावर माना जाता है। इसका वाइडर मिडिल ईस्ट में भी इन्फ्लुएंस है और ऑफ कोर्स पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में। इजिप्ट कई इंटरनेशनल ग्रुप्स का फाउंडिंग मेंबर है। इनमें यूनाइटेड नेशंस और अरब लीग शामिल है। ये अफ्रीकन यूनियन और हाल ही में बारिक्स का भी हिस्सा है। ये ग्लोबल स्टेज पर इसका एंगेजमेंट दिखाता है। ये स्टेबिलिटी मेंटेन करने और कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इजिप्ट का कल्चरल इंपैक्ट काफी इमेंस है। इजिप्शियन अरबिक को अरब वर्ल्ड में काफी समझा जाता है। ये कुछ हद तक इसकी पॉपुलर सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्रीज की वजह से है। टूरिज्म भी कंट्री के लिए इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। लाखों लोग हर साल एंशिएंट वंडर्स देखने आते हैं। वो पिरामिड्स, टेम्पल्स और म्यूजियम्स एक्सप्लोर करते हैं। वो रेड सी रिजॉर्ट्स भी एंजॉय करते हैं। ये कल्चरल एक्सचेंज विजिटर्स और होस्ट्स दोनों को एनरिच करता है। ये एंशिएंट स्टोरी को अलाइव रखता है। इकोनॉमिकली इजिप्ट एक डेवलपिंग कंट्री है। अफ्रीका में इसकी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर आज भी इंपॉर्टेंट है, खासकर नाइल के किनारे। सुएज कैनाल से सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आता है। इंडस्ट्री और सर्विसेज भी ग्रोइंग सेक्टर्स हैं। रिसेंटली इजिप्ट का ट्रेड दूसरे अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज के साथ बढ़ा है। ये 2024 में $9.8 बिलियन तक पहुंच गया, जो पॉजिटिव न्यूज है। कंट्री ने पब्लिक हेल्थ में भी काफी तरक्की की है। फॉर इंस्टेंस, इसे लेट 2024 में मलेरिया फ्री घोषित किया गया। ये डेवलपमेंट्स दिखाते हैं कि नेशन आगे बढ़ रहा है।